वाशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से वॉइस ऑफ अमेरिका स्टूडियोज के साथ मैं हूं ताबिदा नईम। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं इस हफ्ते के कुछ अहम वाक़यात पर। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के लिए ये हफ्ता बेहद हंगामा खेज रहा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमरीका आमद, सदर ओबामा और अमरीकी क़यादत से उनकी मुलाकातें, Pakistan and the United States have a strong ongoing counter-terrorism cooperation. ड्रोन हमले रोकने का मुतालबा और इन हमलों में आम शहरियों की हलाकतों के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की तहकीकाती रिपोर्ट। 2 of the 6 cases that we examine show that the U.S. indiscriminately killed civilians. This is a clear violation of international law. We're asking President Obama to come clean about who the U.S. government is killing. व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जे कार्नी की तरफ से इस रिपोर्ट का मुस्तरद किया जाना। To the extent these reports claim that the U.S. has acted contrary to international law, we would strongly disagree. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वाशिंगटन के थिंक टैंक से खिताब और सदर ओबामा से मुलाकात में ड्रोन हमले रोकने का मुतालबा। I also brought up the issue of drones in our meeting, emphasizing the need for an end to such strikes. और जुमेरात को अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीका और पाकिस्तान के हुक्काम के दरमियान उन खुफिया मेमोज के हवाले से एक रिपोर्ट शाये की है जिसके मुताबिक गुज़श्ता सालों में पाकिस्तानी इलाकों में होने वाले कई ड्रोन हमलों पर दोनों मुल्कों के हुक्काम की बाहमी रजामंदी शामिल थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान एजाज अहमद चौधरी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर तबसरे से गुरेज किया, मगर कहा कि जून में ओहदा संभालने के बाद से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौक़िफ़ एक ही है कि ड्रोन हमले बंद होने चाहिए। और उसी रोज़ क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर में शाये होने वाली ये रिपोर्ट के कबायली इलाका जात में ड्रोन्स के इस्तेमाल के बारे में रायामा इकट्ठी करना मुश्किल है, लेकिन वज़ीरिस्तान की मकामी आबादी के कुछ अनासिर ड्रोन्स को अपनी हिफाजत का वाहिद ज़रिया समझते हैं। It's a challenge. It's not easy, and we committed to working together and making sure that rather than this being a source of tension between our two countries, that it can be a source of strength for us working together in a constructive and a respectful way. बराक ओबामा तस्लीम कर रहे थे कि ये एक चैलेंज है और पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलजुल कर ये यकीनी बनाने का अज़्म किया है कि इस मसले को कशीदगी के बजाय दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एहतराम और मजबूती लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी सदर की इस बात से क्या नतीजा निकाला जा सकता है? क्या ड्रोन हमले बंद हो सकते हैं, और अगर हाँ तो इसके क्या कोई मस्बत नताइज निकलेंगे? इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू रेडियो के मैनेजिंग एडिटर रज़ी अहमद रिजवी साहब और खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी अमजद अली ख़ान। स्काइप के ज़रिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान के डायरेक्टर अली दायान हसन और वाशिंगटन के थिंक टैंक USIP से तज्ज़ियाकार बोईद यूसुफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सबसे पहले अली दायान हसन, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि बताइए कि ड्रोन्स के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट की टाइमिंग है, क्या ये पहले से तयशुदा थी या ये महज इत्तफाक है कि इसे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के दौरान जारी किया गया? देखिए, ये तो एक्चुअली महज इत्तेफाक है कि ये इस तरह जारी किया गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो थे वो वाशिंगटन में थे, क्योंकि इस मामले पे हम काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। एमनेस्टी भी साल से काम कर रही है और ह्यूमन राइट्स वॉच भी साल से काम कर रही है। ये जो इलाके हैं जहाँ ये ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, यहाँ एक्सेस बहुत मुश्किल है, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगता है ये सारी जो रिसर्च जो हमने की है ये करने में दोनों तंजीमों ने। और ऐसा हुआ कि जब वो रिपोर्ट्स के रिलीज होने का वक्त आया तो नवाज शरीफ साहब वाशिंगटन में थे। ये तो इत्तेफाक है। अच्छा, तो ये बताइए कि इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर ड्रोन हमले बंद करवाने के हक़ में हैं, और आपके ख्याल में इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा? देखिए, ये तो ना एमनेस्टी ने कहा है ना ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पे बंद होने चाहिए। बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ड्रोन हमले जो हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए होने चाहिए, कि अगर जो है आप ये हमले करेंगे तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि CIA के एक सीक्रेट प्रोग्राम के तहत जिसका कोई पूछ ना हो, जिसके ऊपर कोई ओवरसाइट ना हो, जिसके ऊपर कोई आप जो है अकाउंटेबिलिटी ना कर सकें, उस तरह से ये इस अंदाज में ये होते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि ये रिपोर्ट्स जो हैं, एमनेस्टी की रिपोर्ट जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, वो ये बात वाज़ेह करती है
कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, हाँ, वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ हो रहा है और उसमें हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत भी मुलव्विस है। तो ये तो हम दोनों ममालिक से अपील करते हैं, अमेरिका से भी और पाकिस्तान से भी, कि जो भी आपको करना है, आप कानून के अहाते में रहते हुए करिए। ये कोई नहीं कह रहा कि ड्रोन स्ट्राइक्स ना करिए, ये कह रहा है कि कानूनी तौर पे करें। बहुत शुक्रिया आपका अली दायान हसन। अब मैं मोईद यूसुफ साहब आपके पास जाना चाहूँगी। आपका क्या ख्याल है कि जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर ये कहा गया है कि ड्रोन्स दहशतगर्दी को जो ड्रोन्स हैं उनको नहीं होना चाहिए ड्रोन हमलों को। आप ये बताइए कि क्या इससे अमरीकी हुकूमत पर कोई दबाव बढ़ा है? क्या ड्रोन हमले बंद किए जा सकते हैं? देखिए, ड्रोन जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका का सवाल है, ड्रोन हमलों पे मौक़िफ़ इतने मुख्तलिफ हैं दोनों ममालिक के कि मुझे नहीं नज़र आता, ना ही ये नज़र आ रहा था। आपको मालूम है USIP में भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को मैंने दावत दी थी और जब वो यहाँ बोले उन्होंने बड़ा बढ़-चढ़ के ड्रोन का ज़िक्र किया। फिर आपने अभी क्लिप सुनाए कि सदर ओबामा से भी बात की, लेकिन ये मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपना मौक़िफ़ उनकी विज़िट के दौरान ही सामने रख दिया था। तो अमेरिका ड्रोन जिस वजह से इस्तेमाल कर रहा है, उन वजूहात को जब तक हल नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आएगी पॉलिसी में। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़ाहिरी बात है, ये है कि सॉवरेनिटी का इशू है और इसलिए उसको रोकना चाहिए, लेकिन ये इतने मुख्तलिफ हैं कि ना तो पाकिस्तान मेरा ख़्याल है अपने मौक़िफ़ से हटने वाला है, ना ही अमेरिका। अच्छा, अली दायान हसन साहब आपके पास वापस आऊँगी। ये बताइए कि ये जिस तरीके के साथ आप लोगों ने तहकीकात की हैं इस रिपोर्ट में, वहाँ पर तो उस इलाके के अंदर तो यही बहुत मुश्किल है कि किसी तरह से हकीकत हाल का पता चले, मीडिया वहाँ जा नहीं सकता, हालात इतने ख़राब हैं। तो आपके ख्याल में इस रिपोर्ट में ह्यूमन एरर की कितनी गुंजाइश मौजूद है? देखिए, रिपोर्ट में जो एक्चुअली जो चीज़ मौजूद है उसमें तो ह्यूमन एरर की गुंजाइश बहुत कम है, मगर रिपोर्ट जो है वो बहुत महदूद वाक़यात को देखती है। और जिस तरह पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है एमनेस्टी की, वो आपको बताती है कि 19 सिविलियन कैजुअल्टीज वो डिटरमिन कर सके हैं, सिर्फ 19, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स वॉच की यमन के बारे में रिपोर्ट है, वो 6 अटैक्स के बारे में बात करती है। तो और इसकी वजह यही है, इसकी वजह ये है कि वहाँ तक पहुँच बहुत मुश्किल है, एक्सेस का बहुत मसला है, फाटा में एक्सेस का बहुत मसला है और वसूख से कोई भी बात करना बहुत मुश्किल है। आप एक महदूद बात ही कर सकते हैं, मगर कम से कम रिपोर्ट्स, ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं, ये आपको ये बात वाज़ेह कर देती हैं कि अमेरिका का जो मौक़िफ़ है, और अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि ड्रोन अटैक्स में सिविलियन हलाकतें हो ही नहीं रही। कम से कम पिछले 2-2.5 साल से तो वो बदस्तूर ये कह रहे हैं। चलिए, वापस आती हूँ आपके पास कुछ देर में। अली दायान, ये बताइए, अमजद अली खान साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है और आप एक सहाफ़ी भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उनके अंदर ड्रोन्स के हवाले से आम आदमी क्या सोच रहा है? असल में हमें सबसे पहले इस ड्रोन हमलों का कुछ पस मंज़र और वो भी इसमें हवाले से कुछ बात करनी चाहिए। हमारे ड्रोन हमले जब भी वज़ीरिस्तान या कबाली इलाक़े में होते हैं तो उसका एक रिएक्शन हमारे बंदोबस्ती इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ख़ुसूसन पेशावर जो कैपिटल है सूबे का, उसमें रिएक्शन उसका आता है। तो लोग उकता चुके हैं इस सूरत हाल से कि जब भी अमरीकी ड्रोन हमला कबायली इलाकों में होता है तो बंदोबस्ती इलाके इससे मुतासिर होते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं इसमें। और इसके हवाले से हमारे पेशावर हाई कोर्ट में एक फ़ैसला दिया गया था 11 अप्रैल 2013 में, जिसमें शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के पॉलिटिकल एजेंट्स ने रिपोर्ट्स पेश किए थे कि इससे सिविलियन हलाकतें ज़्यादा हुई हैं। हाँ, कुछ ऐसे टारगेटेड एरिया मिलिटेंट्स भी उसमें मारे गए हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो 2008 से 2012 तक तकरीबन 896 अफराद जो है वो इन ड्रोन हमलों का निशाना बने। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। थोड़ा सा मौजू और आगे बढ़ाते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त अमेरिका में थे जिस वक्त ये रिपोर्ट आई। मोईद यूसुफ साहब, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने के बावजूद पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जितना तनाव देखने में आया था,
उस लिहाज से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक अरसे के बाद वाशिंगटन में जिस तरह खुशामदीद कहा गया और जो इमदाद की रकम थी $1 अरब से ज़ायद की वो भी बहाल हुई, एक तज्ज़ियाकार के तौर पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ है या ये पाकिस्तानी सफारतकारी की कामयाबी करार दी जा सकती है? देखिए, मेरे नज़दीक ये ताल्लुक इस वक्त बिल्कुल वहाँ चला गया है, उस नहज पे खड़ा है जहाँ 2011 से पहले था। 2011 की जो पेचीदगियाँ थी, जो वाक़यात थे, वो एक अनोमली थी। वो पे दर पे जो है मसाइल खड़ा होना शुरू हो गए और उसके बाद ताल्लुक बिल्कुल टूट के रह गया। तो अब मुझे लगता है नई हुकूमत है, दोनों ममालिक को पता है कि अगला 1.5 साल बहुत अहम है अफ़गानिस्तान में। लेकिन जो सबसे अहम बात इस विज़िट की मेरे नज़दीक थी, वो ये थी कि वो लोग जो पाकिस्तान में कहते थे कि अमेरिका को दुश्मन ट्रीट किया जाए और अमेरिका में जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से जान छुड़ाई जाए 2014 के बाद, उनके लिए ये मैसेज था कि ये ताल्लुक दोनों साइड्स देखती हैं कि अहम है और 2014 के बाद भी जारी रखने की ख्वाहिश रखती हैं। तो ये मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इस विज़िट की। उसके अलावा जो लोग ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, उम्मीद थी कि बहुत कोई बड़ी डील्स होंगी, ब्रेक थ्रू होगा, वो उतनी कन्वर्जेंस मुझे नज़र नहीं आती इस रिलेशनशिप, इस ताल्लुक में कि वो कभी भी अनकरीब तो मुझे रज़ी रिजवी साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रज़ी साहब, नवाज शरीफ साहब इससे पहले सदर बिल क्लिंटन के दौर में यहाँ आए थे और उस वक्त भी आप वाशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ थे। ये बताइए कि उस वक्त के नवाज शरीफ साहब में और इस वक्त के नवाज शरीफ में आपको क्या फ़र्क नज़र आया और कोई तब्दीलियाँ आई आपको देखने में? शुक्रिया ताबिंदा। दरअसल दोनों दौरों को आप मुख्तलिफ पस मंज़र में देखें। इससे पहले जब नवाज शरीफ यहाँ तशरीफ़ लाए थे 1999 में, तो आपको याद होगा कि उसका पस मंज़र जो है वो कारगिल की जंग थी, जो कि मई से लेके जुलाई के दरमियान 1999 में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कारगिल के इलाके में हुई थी और जो बाद में बहुत ही मुतनाज़ भी बनी, काफ़ी बहस हुई उस पर और कहा जाता है कि पाकिस्तान का बहुत ही जानी नुकसान भी हुआ फ़ौजियों का। तो उस वक्त जो कशीदगी पैदा हो गई थी पाकिस्तान और भारत में, तो बाद हल्कों में ये भी महसूस किया जा रहा था ये ख़दशा कि शायद दोनों चूँकि न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हो या ये तसादुम ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाए कि न्यूक्लियर आर्म्स ना इस्तेमाल हों। तो उस पस मंज़र में यहाँ तशरीफ़ लाए थे, बिल क्लिंटन साहब से मुलाकात हुई थी और मुझे याद है वो मंज़र जब ब्लेयर हाउस से मुलाकात के बाद वो निकले थे तो वो काफ़ी टेंस नज़र आ रहे थे और उनके साथ उस वक्त भी तारिक फ़ातमी साहब उनके ख़ास मुआविन थे और इस मरतबा भी जब दौरा हुआ तो तारिक फ़ातमी साहब उनके ख़ास मुआविन थे। तो उस दौरे को आप उस पस मंज़र में देखें और वो उनके जहन पे जो बोझ था एक कारगिल की जंग का और जो ख़दशात थे वो ग़ालिबन छाए हुए थे। और अब जो आए हैं वो तो निस्बतन रिलैक्स्ड माहौल था और वो ये चाहते थे कि अमेरिका के साथ एक इंटरेक्शन के साथ जो है अपने मामलात को फिर से जो है उस्तवार किया जाए बेहतर तरीक़े पे, जो कि माजी में कुछ कशीदगी का शिकार हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपका, बहुत शुक्रिया अमजद अली ख़ान साहब आपका, बहुत शुक्रिया मुईद यूसुफ और अली दायान हसन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद हम आपको ले जाएंगे अमेरिका के एक ऐसे फार्म पर जहां ज़िंदगी अभी सदियों पुराने ढंग पर ही चल रही है। हमारे साथ रहिए। खबर जो आप पर असरअंदाज हो सकती है, खबर जो आपके माहौल को बदल देगी, वो खबर जो आपकी दुनिया का नक्शा तब्दील करने वाली है। वो खबर जानिए मुझसे, आयशा खालिद से। और मेरी उंगलियां बुरी तरह से फ्रीज हो रही हैं, इस वजह से हमें वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागना है। बदलती हुई दुनिया, साइंस किस तरह हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला रही है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कैमरा देना तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं जाओ तुम। श्योर? जाओ जाओ। आपको शो में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू।
इस वक्त हम आपको ले जा रहे हैं अमेरिका के एक ऐसे फार्म पर जहां ज़िंदगी अब भी पुराने ज़माने के तरीके से बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। मदीहा अनवर का ये सेगमेंट है, ये है अमेरिका। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से कुछ ही फासले पर शहर की पुरशोर जिंदगी से दूर यह है क्लॉड मोर कॉलोनियल फार्म, एक ऐसा जीता जागता अजायब घर जहां वक्त 18वीं सदी के साल 1771 में कैद हो गया है। आज से 3 सदियां कबल अमेरिका का ये खित्ता यूरोपीय कौमों से आबाद हुआ। उस वक्त 26 अमरीकी रियासतें सल्तनत बरतानिया के तहत चलाई जाती थीं। तारीख उस दौर को कॉलोनियल एरा या नौ आबादियाती दौर के नाम से याद करती है। डॉक्टर जेसन शार्पल्स कैथोलिक यूनिवर्सिटी में तारीख का मजमून पढ़ाते हैं और नौ आबादियाती दौर के इस फार्म पर किसानों की जिंदगी को मुश्किल जिंदगी करार देते हैं। Life was quite difficult and it was largely governed by agricultural rhythms. उस वक्त की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ज्यादातर लोगों का दारोमदार ज़राअत के शोबे पर था। लोग सुबह सवेरे उठते थे और शाम ढले सो जाते थे और पूरा दिन काम में जुटे रहते थे। Growing tobacco. कुदरती नज़ारे, खेत खलियान और रंग बरंगे चरिंद परिंद। 18वीं सदी के लोग, वही तौर तरीके, वही रहन सहन, वही पैरहन और वही माहौल। अरे भाई, ये कौन सा अमेरिका था जहां लोग इतनी सादा जिंदगी बसर करते थे? और हाल से माजी में जाने के सफर की इब्तदा कैसे हुई? Very good, sister. यही हमारा सवाल था जॉन डेविड एंगल से, जो इस अछूते फार्म के फैसिलिटीज मैनेजर हैं। The National Park Service started the farm. They were preparing for it in 1972, getting ready for the upcoming bicentennial. इस फार्म का आगाज 1972 में नेशनल पार्क सर्विस की तरफ से किया गया। 1973 में इसे आवाम के लिए खोला गया। 1980 में पार्क इंतजामिया को महसूस हुआ कि वसाइल न होने की वजह से ये प्रोजेक्ट जारी रखना मुमकिन नहीं। In 1980, the Park Service decided they could no longer afford to keep the park going. उस वक्त यहाँ काम करने वाले रजाकार और मुलाजमीन ये मसला मकामी अरकान कांग्रेस के पास ले गए। तब से ये पार्क एक निजी मुआहदे के तहत चलाया जाता है। 18वीं सदी में एक आम अमरीकी किसान खानदान को किन मसाइब का सामना था और उनका तर्ज जिंदगी क्या था, इसकी मंजरकशी करता है 1771 का ब्रैडली खानदान। Hi, my name is Richard Webb. I play Richard Bradley here at the farm. इस घराने के सरबराह रिचर्ड ब्रैडली हैं, जो अपनी शरीके हयात लिडिया और 4 बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं। फार्म के मुलाजिम और रजाकार सुबह सवेरे किसान खानदान का भेस बदलकर झोंपड़ी में इकट्ठे हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि ये तमाम किरदार 1771 के जमाने में हकीकतन वर्जीनिया के इन्हीं इलाकों में बसा करते थे। Are you allowed anywhere on the public off of the public bounds of the farm without letting us know? No. लिडिया ब्रैडली सब रजाकारों को उनके किरदारों के बारे में तफसीलन समझाती हैं। तारुफ के बाद ये घराना 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। मिस्टर ब्रैडली खेती बाड़ी का साजो सामान लेकर खेतों का रुख करते हैं, जबकि मिसेस ब्रैडली बेटियों के साथ किचन गार्डन में चली जाती हैं। 100 एकड़ जमीन का ये टुकड़ा इस खानदान की कुल मता और इस पर बना घर और खेत ब्रैडली खानदान का तमाम असासा है। ये छोटी सी झोंपड़ी भी मिस्टर ब्रैडली ने लकड़ियां तराश कर खुद खड़ी की है। ब्रैडली खानदान के हर फर्द की जिम्मेदारी अलग है। बच्चियां सुबह सवेरे पानी भरने पर मामूर हैं। पानी भरने के बाद खातून खाना और बच्चियां घर के सामने बने किचन गार्डन में कुदालें लेकर मुख्तलिफ पौधों की पनीरियां लगाती हैं। ये ब्रैडली खानदान के घर के पास का हिस्सा है। यहाँ पर खुदाई की जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये लोग खुदाई कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये कुछ सब्जियां काश्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने बाग की उगाई हुई सब्जियां ही खाते हैं। This is my husband's farm. He leased the land about 8 years ago in 1764 when we first married. ये फार्म मेरे शौहर का है। उन्होंने ये जमीन किराए पर 8 साल पहले 1764 में हासिल की, जब उनकी पहली शादी हुई थी। इस वक्त किचन गार्डन में मेरी बेटियां मार्था और सेला काम कर रही हैं। वो मौसम के हिसाब से मटर, पालक, बंद गोभी और मूलियां वगैरह बो रही हैं। हम अभी ये बोएंगे तो ये सब्जियां सर्दियों तक तैयार होंगी।
खाने के बाद मिस्टर ब्रेडली बच्चों के साथ दोबारा खेत पर चले जाते हैं। So this is a tobacco plant now. वो अपने खेत में तंबाकू की बुवाई करते हैं। मिस्टर ब्रेडली ने 100 एकड़ जमीन अपने मालिक से सालाना 500 किलो तंबाकू के एवज ठेके पर ले रखी है। On a good year, I will have 1,000 pounds or more of tobacco. अगर फसल अच्छी रहे तो साल में तकरीबन 1000 पाउंड या 500 किलोग्राम या इससे भी ज्यादा तंबाकू हासिल हो जाता है। And that's not a percentage, that's a set amount. लीज के मुआहदे के तहत मैं 500 पाउंड तंबाकू अपने मालिक को देने का पाबंद हूँ। लिहाजा अगर मेरी सालाना पैदावार 600 पाउंड हो तो इसका मतलब है कि मेरे पास 100 पाउंड, और अगर सालाना पैदावार 1100 पाउंड हो तो 600 पाउंड तंबाकू बच जाता है। And so forth. गरीब किसान का रूप धारे रिचर्ड वेब आला तालीम याफ्ता हैं और उनके पास एजुकेशन में PhD की डिग्री है ना मजे की बात। मगर इस फार्म में हाल से निकलकर माजी में जाना और कुदरत से करीब तर रहना उन्हें बहुत पसंद है। There are certain little tricks that you can use, and one of the tricks is I don't know if you can see. आपने वहाँ जो बोर्ड देखा है उस पर इस फार्म के बारे में लिखा है, वो मेरे लिए एक दरवाजा है। जब मैं वहाँ से अंदर आता हूँ तो मुझे एहसास हो जाता है कि अब मैं 1771 के जमाने में हूँ। And so when I cross over that boundary, I know that I'm in 1771. क्लॉड मोर कॉलोनियल फार्म का मकसद महज सैर और तफरी नहीं, बल्कि अमरीकियों को उनकी तारीख से आगाह रखना और बच्चों में तालीमी जुस्तजू को बढ़ाना भी है। हर कुछ अरसे बाद यहाँ पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी खास एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद 2013 से निकलकर 1771 में झांकने और 3 सदियों पहले राइज उस माहौल को देखने और महसूस करने का मौका फराहम करना है जो तारीख की किताबों के अलावा कहीं मौजूद नहीं। ये थी मदिया अनवर की रिपोर्ट, जिसके जरिए आपने देखा कि गुजरे हुए वक्त में जिंदगी गुजारना कितना दिलचस्प तजुर्बा साबित हो सकता है। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि मुहिम जोई का शौक अब्दुल अजीज खान को इस बार कहां ले जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन इस सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ताबिंदा नहीं। क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तिजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। अमेरिका में हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो तमाम लोग जमा होते हैं जिन्हें सांप पालने का शौक होता है। इन कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर सबसे मुमताज़ मेहमान बॉआ कंस्ट्रक्टर यानी अजदहा होता है। अब्दुल अजीज खान इस वक्त अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि अजदहे इंसानों के लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से इंसानों पर अजदहों के हमलों की इत्तलात मिलती हैं, मगर एक अजदहा इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये जानने के लिए हमने रुख किया शैंटिली वर्जीनिया में होने वाली रेप्टाइल ब्रीडर्स कॉन्फ्रेंस का। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे अमेरिका से रेप्टाइल ब्रीडर्स जमा होते हैं। रेप्टाइल ब्रीडर्स वो लोग हैं जो सांप, बिच्छू, अजदहे और मुख्तलिफ किस्म के रेप्टाइल्स पालते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में रेप्टाइल्स की तकरीबन 800 अक़साम फ़रोख्त की जा रही हैं। जिस जगह नज़र जाती है वहाँ अजदहे ही अजदहे हैं। इनमें शामिल हैं मुख्तलिफ अक़साम के पाइथन और बॉ कंस्ट्रक्टर्स। अजदहा जहरीला सांप नहीं होता। ये अपने शिकार को अपने दांतों में लेने के बाद उसके गिर्द लिपट कर उसे कुचल डालता है। शिकार को मार डालने के बाद ये उसे जिंदा निगल जाता है। अमेरिका में सांपों को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आले इस्तेमाल किए जाते हैं। जब सांप को आप पकड़ते हैं जाके जंगल में, तो आपको नहीं पता होता कि ये पॉइजनस है या ये पॉइजनस नहीं है, तो फिर इसके साथ हैंडल करते हैं लाइक दे। ये मज़े की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर आले पाकिस्तान से बनकर आते हैं। ये मोस्टली सियालकोट में बनता है।
90% सियालकोट में और 10% चाइना से। आखिर एक इंसान के लिए अजदहा कितना खतरनाक हो सकता है? क्या जबरदस्त सांप, 5 फुट का, और इसका वजन मैं बता नहीं सकता आपको, ये कितना भारी सांप है। गर्दन की बनाओ। राइट नाउ मेरी कंसर्न ये है कि मेरा गला नहीं दबा है, क्योंकि ये गला दबा रहा है। वैसे तो दुनिया में अजदहे के हमलों से कई अमवात वाक़ हो चुकी हैं, मगर रेप्टाइल ब्रीडर्स कन्वेंशन में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि आम तौर पर अजदहा इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होता। ये थे अब्दुल अजीज़ खान। और अब हम बात करेंगे फेसबुक की, जिसके ऊपर हम एक चैट का सिलसिला शुरू किया है हमने उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की वेबसाइट पर। उसमें हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका आपके ख़्याल में कितना कामयाब रहा। आपने अपने जवाबात में हमें क्या बताया, आपसे शेयर करती हूँ। जावेद कश्मीरी साहब ने लिखा है कि मज़ाकरात में कामयाबी की बात 2 बराबर के मुल्कों के बारे में की जा सकती है। गुलवतन कहते हैं कि दौरा अमेरिका कामयाब रहा, लेकिन पाकिस्तान के मुतालबात पूरे नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान को जो चाहिए वो अमेरिका से नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिका को जो चाहिए वो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। मकबूल खान ने लिखा है कि दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए अमेरिका से मदद लेनी चाहिए। अगर अमेरिका चला गया तो पाकिस्तान को तन्हा दहशतगर्दों से निपटना पड़ेगा। शब्बीर अहमद खान कहते हैं कि $1 अरब से ज़ायद की इमदाद बहाल हुई तो समझिए कि नवाज शरीफ का दौरा अमेरिका कामयाब रहा। वो ये भी लिखते हैं कि पता नहीं अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद क्यों देता है। तो ये थी आपकी राय जो आपने हमसे शेयर की। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, इस बारे में हमारे फेसबुक पेजेस और ट्विटर के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप हमारे इस शो में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट urduvoa.com और इंडिपेंडेंस एवेन्यू के फेसबुक पेज के ज़रिए आप हमसे अपनी राय शेयर कर सकते हैं, हमारी रिपोर्ट्स दोबारा देख सकते हैं। अब वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।